हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी पे सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम अपना नई सीरीज जिसको बढ़ा रहे हैं वो आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हिस्ट्री का चैप्टर है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि हम 1 मंथ में अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, तो एनी हाउ हम अपनी हिस्ट्री है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है। और आप बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री पर पूरी कमांड हो जाएगी, पूरा आप जो भी पढ़ रहे हैं पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। और जैसे भी प्री हो मेंस हो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल अपन ने एक वीडियो पढ़ा ली है जो आपका मतलब जो भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो पता होती है, पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं वहाँ से, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल और आपका जो है पुरापाषाण काल से संबंधित जो भी जब चीज़ें हैं, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी अपन ने पढ़ ली हैं। जैसे कि ब्लेड संस्कृति है, फलक संस्कृति है, कोर संस्कृति है, तो इनके बारे में जाना, फिर वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई है वो सब जाना। तो ये थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग उस वीडियो का पहले जाकर देख लीजिए। नहीं देखी हो तो पहले आप इसको देख लीजिए, क्योंकि उससे कनेक्टेड ये दोनों टॉपिक नहीं है एक दूसरे से। और ये अपना बिल्कुल नया टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से बहुत ही प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो बिना किसी देरी का चलो स्टार्ट करते हैं। अपन इसके पूरे क्या क्या डायमेंशन कवर करने वाले हैं वो आप चार्ट में देख सकते हैं। भूमिका पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ेंगे और कालक्रम पढ़ेंगे कि किस समय क्या क्या चीज़ें घटना हुई थी, विस्तार पढ़ेंगे, पूरा महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो और कालीबंगा, ये वाले स्थल हैं। बहुत सारे स्थल थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामाजिक एवं संस्कृति यानी वो किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, मनोरंजन के साधन क्या थे, वो उनकी कैसे क्या कल्चर था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्थिक जीवन यानी किस तरह का आर्थिक जीवन, जिस प्रकार से उनका जो जीविका का किस प्रकार से वो लेन देन करते थे, मुद्रा का उपयोग करते थे, व्यापार करते थे या फिर कृषि करते थे, कि वो सारा चीज़ें अपन देखेंगे। आर्थिक जीवन किस प्रकार से पैसा अर्जन करते थे। राजनीतिक जीवन यानी उनका किस तरह से व्यवस्था होती थी, राजा कौन होता था, उनके जो प्रशासन है वो कैसे चलता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर अंत में इतनी अच्छी सभ्यता जो थी वो ख़त्म कैसे हुई, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है भारत की पहली नगरीय व्यवस्था यहाँ पर देखने मिलती है। क्योंकि इसके बाद जो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है ना, वैदिक काल, उसमें ग्रामीण जीवन का वर्णन मिलता है। तो ये ऐसे अचानक एक नगरीय जीवन, वेल डेवलप्ड जो एक व्यवस्था थी वो कैसे आ चुकी थी, वो सारे अभी तक अपन इसकी लिपि है उसको पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इसके साक्ष्य तो अपने पास हैं परंतु जो उसकी लिपि है उसको नहीं पढ़ पाए। ये आपके लिए एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, भूमिका में अपन क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं कि ये कहाँ से क्या उनकी उत्पत्ति का पूरा कारण क्या थे क्या नहीं थे, वो सारे देखने वाले हैं कि कहाँ से मानी जाती है। इसके मतलब जो उत्तर पश्चिम जो भारत में विकसित हुए थे, उत्तर पश्चिम भारत यानी आपका जो सेंट्रल एशिया वाला भाग है वहाँ से ये लोग आए थे। उस समय में सबसे बड़ी सभ्यता थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। कौन से, ये अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग थे, ठीक है। समकालीन सभ्यता मतलब इनके जो समय में जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरियन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता और प्राचीन सभ्यता उस समय में थी, ठीक है। मेसोपोटामियन जो मिस्र है की सभ्यता की 12 गुनी बड़ी थी। ये थोड़ा मतलब आप सोच रहे हो क्यों पढ़ा, पर थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा बेस बन जाएगा आपके। उस समय भी इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। और मिस्र की सभ्यता के कितनी गुनी थी, 20 की गुनी थी आपकी। कौन सी, मिस्र की सभ्यता से 20 गुनी कौन सी सभ्यता थी, हमारी सभ्यता थी, ठीक है। और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की 12 गुनी थी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। और कई जगह से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रथम नगरीय जीवन और कांस्य युगीन जो क्षेत्र इस सभ्यता थी उसका भी वर्णन मिलता है, क्योंकि तांबे का प्रयोग ये लोग करते थे, ठीक है। 1826 में जो चार्ल्स मेनेस नामक जो अंग्रेज था, इसने क्या किया था, हड़प्पा टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। कि कौन व्यक्ति था, याद करने के लिए, चार्ल्स मेनेस। तो चार्ल्स यानी चालू व्यक्ति था, उसने सबसे पहले ध्यान दिया था, क्योंकि चालू व्यक्ति का दिमाग क्या है, सबसे तेज चलता है। याद करने के लिए कुछ ना कुछ हम ट्रिक बनाते हैं, वो सारे आप चीज़ें समझने वाले हो और देखते चलना कितनी कितनी चीज़ें हम ट्रिक से याद करते चलेंगे, ठीक है। 1853 में 1856 के बीच में कराची में क्या हुआ था, आपको पता है, रेलवे लाइन कराची से लाहौर के लिए बिछाई जा रही थी, ठीक है। और जॉर्ज ब्रैगटन एवं विलियम ब्रैगटन, ये दो व्यक्ति थे, नाम याद कर लेना, कभी कभी आ जाते हैं, जॉर्ज ब्रैगटन और विलियम ब्रैगटन, ठीक है। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने कुछ ईंटें निकाली, ठीक है। उस समय कनिंघम महोदय ने ध्यान दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मतलब इन्होंने क्या कर लिया था, रेलवे ट्रैकिंग में
जो रेलवे का ट्रैक बनता है ना, उसमें ईंटों का प्रयोग कर लिया था। ठीक है, फिर भी ये लोग जान नहीं पाए। उसके बाद में इसकी खोज हुई। जैसे 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, क्योंकि उस समय आपको पता है 1905 में पुरातत्व विभाग करजन जब आया था भारत में तो बन चुका था। तो वही भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया था, उसके जो निर्देशक थे कौन थे, जॉन मार्शल। इसने जो और ने राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा स्थल की खोज की थी। कहाँ की स्थल की खोज की थी, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु नदी के किनारे आपका क्षेत्र प्राप्त हुए थे इसलिए। और सबसे अधिक क्षेत्र जिसके नदी के किनारे प्राप्त हुए थे वो सिंधु घाटी ही थी, सिंधु नदी थी। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल जो प्राप्त हुआ, जो आपका किस नदी के किनारे था, याद कर लीजिए, रावी नदी के किनारे। और जो आपके राय बहादुर थे, इनके सहयोगी कौन थे, माधव स्वरूप वत्स। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उत्पत्ति कैसे, कुछ कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बताते रहे कि किस कोई और कुछ बता रहा था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ बोल रहे थे कि मेसोपोटामिया और सुमेरियन से थे, कुछ बोल रहे ईरान से थे, कुछ लोग जो बलूचिस्तान था वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से ये कंट्रोवर्सी रही थी, परंतु अभी भी क्लियर कट तो नहीं पता, पर थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी है। जैसे कि जो आपके विदेशी मत क्या कहते थे, उन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी के लोग कहाँ से आए थे, मेसोपोटामिया और सुमेरियन की सभ्यता के लोगों ने किया सिंधु घाटी का विकास। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कि ऐसा क्या प्रमाण उन्हें मिला है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आधार जो बताया था, चबूतरों का निर्माण, क्योंकि ये लोग चबूतरों का निर्माण कौन करते थे, मेसोपोटामिया सुमेरिया के लोग ही करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गार्डन चाइल्ड और जॉन मार्शल, डी कौशल और एस.डी. संकलिया, लियोनार्ड पुली। इनका नाम याद रहे तो याद कर लीजिए। इन्होंने ये बताया था कि इन सभी ने कि चबूतरों के निर्माण करने से सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सुमेरियन की सभ्यता के लोगों ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, फिर कुछ बोलते हैं सिंधु घाटी का विस्तार ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ। ठीक है, वहाँ पर वो सभ्यता थी, क्योंकि इसकी समकालीन ये सभ्यताएं चल रही थी, इसलिए इनका नाम ले रहे थे लोग वहाँ। ठीक है, और उन्होंने क्यों बताया, नाल, फुल्ली फुल्ली स्थानों के आधार पर, जो नाल होते थे उनके स्थान पर, और ये सब बताया था, जिसमें दो जो इतिहासकार थे, फियर सर्वेश और रोमिला थापर। ठीक है, नाम याद रहे तो रख लीजिए, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना बताना है कि कहाँ से ये लोग आए थे। कभी मेंस में आता है तो, और प्रीलिम्स में आता है तो भी इम्पोर्टेंट है। देशी मतानुसार हमने जो भारत के लोग थे उन्होंने क्या कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किसी अन्य सभ्यता से नहीं, अपितु उसका निर्माण कहाँ से हुआ, वहीं के लोगों से। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जो क्षेत्र मिले वहाँ पर लोग रहते थे, उन्हीं ने इसी सभ्यता विकसित की थी। ये बोलते हैं अमलानंद घोष और डी.पी. अग्रवाल। ठीक है, दोनों के नाम याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमलानंद घोष और डी.पी. अग्रवाल। ठीक है, कुछ विद्वानों का कालक्रम है, थोड़ा देख लीजिए किसने क्या सिंधु घाटी का सब जो कार्यक्रम बताया, यानी कब तक ये रही और कब से प्रारंभ हुई। तो जैसे आपको एक देख ओवरऑल ध्यान आप वो देख सकते हो कि थोड़ा अपना ब्रीफ में नहीं हो जाता है कि किस तरह से अपन को ये रिवीजन, अगर कभी इस तरह का क्वेश्चंस बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे जनरल जो उपयोग किया जाता है, रेडियो कार्बन जो डेटिंग विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। 2350 से लेकर 1750 इसने ईशा पूर्व का काल क्या बनाया माना था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ, थोड़ा मैप है, आप लोग भी मैप बना लीजिए और साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं और सब पूरे नोट्स से पढ़ रहे हैं, तो अपने भी नोट्स इस प्रकार के तैयार हो जाए। और छोटे नोट्स आप लोग अपने अनुसार तैयार कर सकते हो। जिनको नोट्स बनाना नहीं आता है वो इस तरह से नोट्स बना सकते हैं और चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो पाकिस्तान और भारत में है, परंतु सबसे जो अधिक स्थल जो मिले हैं वो भारत से मिले हैं, अफगानिस्तान में है, और सबसे जो सर्वाधिक विस्तार जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। देखिए, इसमें जो विस्तार अपन देखने वाले हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, आपको मैप विजुअल हो रहा होगा वैसे तो आपको। ठीक है, देखिए, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान में माउंट सतकांगडुर और बलूचिस्तान में है, और ये आलमगीर हिंडन नदी के तट पर है, ये दैमाबाद, ठीक है, जिसे अहमदनगर पेबरा गोदावरी नदी के तट पर है। और ये आपका क्या है, चतुर, यानी जो 4 दिशाओं में इसका वर्णन है वो आपका, जैसे कि आपका कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे नॉर्दर्न कौन सा क्षेत्र है, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे, याद रखना है। सबसे वेस्टर्न क्षेत्र यानी पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, पाकिस्तान का सुत कांगडोर, बलूचिस्तान जो जगह है वहाँ पर 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ
जो आपकी यूपी में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है सबसे पूर्व कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, इधर कौन है, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखिए, स्वतंत्रता पे पूर्व कितने जो क्षेत्र थे, 40 स्थल खोजे गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात 1400 स्थल टोटल हो गए थे। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल मिले, मुंडी गाक और सुतुरगुई, ठीक है, 2 स्थल मिले, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, मुंडी गाक और सुतुरगुई, ठीक है। ये दोनों स्थल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्तमान 20 लाख ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्षेत्रफल है। और वैसे जो अनुमान लगाया गया था वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर ये आता है तो इसको टिक कीजिए, अगर 20 लाख आता है तो 20 लाख को टिक करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आपके ये स्थल आपके मिले थे। कभी कभी पूछा जाता है कि पंजाब प्रांत में कौन से क्षेत्र है, सिंध प्रांत में कौन से क्षेत्र हैं, और बलूचिस्तान प्रांत में कौन से क्षेत्र हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। पंजाब प्रांत में कौन कौन है आपको बताइए। हड़प्पा है, जलीलपुर है, डेरा इस्माइल है, रहमान है, डेरा है, चकपुरवाड़ी है, गनेरी वाला है। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, हड़प्पा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंजाब प्रांत में आता है, ठीक है। और जलीलपुर भी है, एक बार आया हुआ प्रश्न है। चकपुरवाड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गनेरी वाला भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डेरा इस्माइल भी याद रख सकते हैं। तो हड़प्पा ने जलील किया, किसको जलील किया, डेरा डालकर, मतलब एक और ट्रिक याद कीजिए, हड़प्पा ने जलील किया डेरा डालकर, किसे किसे किया गया था, गनेरी वाला को, ठीक है। गन थी इसलिए, मतलब हड़प्पा ने क्या किया, डेरा डालकर गनेरी वाला को जलील किया था, इसे याद हो गया। और मतलब चकमा देकर भाग गए। तो इस प्रकार से पंजाब प्रांत में अपन को याद हो जाएगा। सिंध प्रांत में क्या है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है। चहूदड़ो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो एक भी को नहीं भूलना है। कोटदीजी है, अलीमपुर है, नाल है और कुल्ली है। तो ये सारे क्षेत्र आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम में जो आता है वो हम पढ़ते हैं, और बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान हाँ पाकिस्तान वाला एरिया, हम क्यों पढ़े भाई, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सुतकांगेडोर आपने देखा ना, सबसे पश्चिमी क्षेत्र था। बालाकोट, दावरकोट और नैसाल, ठीक है। 9 साल वाला जगह है, यानी बालाकोट, जहाँ पर आपको एक शब्द याद कर लिए, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना एक बार आपने, उस समय पुलवामा के बाद, तो वो बालाकोट ही था। ये दावरकोट है, फिर नौसाला है। भारत का मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। गुजरात में सुतकांगेडोर है, धौलावीरा है, देशलपुर है, सिकार है, भगवत राव है, कुंताली है, रंगपुर इत्यादि क्षेत्र हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है, सहारनपुर, बड़ा गांव हलाल है और आलमगीर है, ठीक है। ये स्थल हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। हरियाणा वाले क्षेत्र में राखीगढ़ी, बनमाली, सिसवान और कुनाल, ठीक है। राखी बांधेगी किसको, कौन, कुनाल, ठीक है। जो नाल होती है ना हाथ, उस पर बांधेगी, तो हरियाणा से याद रख लेना। पंजाब में रोपड़, चकवाड़ा, गधेरी और संगील है, याद कर ले लो, अच्छे से याद करो इन्हें, ताकि ये पेपर में गलत ना हो। ये आपको जो है स्थल बताएं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रमुख जो स्थल हैं उनकी संख्या अभी तक भी 7 है, ठीक है। कितनी है, 7 है। ये वो कौन कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, चौदड़ो और बनमाली। आप साथ में ये पढ़ते चलिए, और फिर आप जो आपकी साथ में ही आप जो MCQ सॉल्व है वो करते चलिए। आप कहाँ से करोगे MCQs, या तो लूसेंट की जो MCQs बुक आती है वहाँ से कर लीजिए, या फिर आप लोग जाके जो घटना चक्र बुक होती है वहाँ से MCQs सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि घटना चक्र बुक में बहुत अच्छे से MCQs दिए हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे आप थोड़ा थोड़ा अपन देख रहे हैं, फिर इनको डिटेल में भी देखेंगे। पश्चिमी टीला प्राचीर यानी इसमें क्या था, एक तरह का दीवाल थी। दुर्गी का टीला यानी जो बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। पूर्वी टीला नगर यानी जहाँ पर नगर बसा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर प्राचीन नहीं है पूर्वी टीला में। हड़प्पा के बाद आता है मोहनजोदड़ो में भी क्या है, सेम है। पश्चिमी प्राचीन क्या होता है, दुर्गी कहते हैं, और पूर्वी वही नगरी क्षेत्र से घिरा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट हैं वो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी, इसके कारण इसको विकास 7 बार ही उसका विकास हुआ, ठीक है, ऐसा बोला जाता है।
कि मोहनजोदड़ो में क्या आई थी, 7 बार बाढ़ आई थी, इसलिए उसका विकास 7 बार हुआ। स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, जुड़वा राजधानी है। ये स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर आपका जो है उस समय था, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल गनेरी वाला, ठीक है, फर्स्ट है, ध्यान रखना है। और तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक कहा जाने वाला सबसे बड़ा जो था इमारत इस समय की यहाँ पर प्राप्त हुई थी, ठीक है, कौन, मोहनजोदड़ो। देखो अब ये चार्ट है, थोड़ा मतलब पूरे पेज पे बना हुआ है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, इसकी जो है वो लोकेशन चेंज नहीं हो रही है कि इसको अपन लंबे में पढ़ सकें, तो थोड़ा ध्यान देके अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। देखो हड़प्पा जो स्थल है उसके बारे में जानते हैं। इसकी खोज 1921 में हुई थी। इसे अर्थ इसका क्या होता है, जो हड़प्पा शब्द है उसका अर्थ क्या है, कब्रिस्तान है, ठीक है, क्या है, कब्रिस्तान। खोज कब हुई, 1921 में। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। याद रखना है जो व्यक्ति था जिसने खोज की थी उसका नाम क्या था, राय बहादुर साहनी। क्या था, राय बहादुर साहनी। किसके नेतृत्व में की थी, मार्शल जो जॉन मार्शल थे उनके नेतृत्व में की थी। सलाहकार कौन थे, माधव स्वरूप वत्स थे। कौन, माधव स्वरूप वत्स थे। प्रांत क्या था, सिंध प्रांत में, ये वाला क्षेत्र, सॉरी ये पंजाब प्रांत में था आपका हड़प्पा, और मोंटोगोमरी जिले पाकिस्तान में अब ये है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद करना कंपलसरी है। यहाँ से क्या है, 18 चबूतरे मिले हैं। गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ठीक है। गेहूँ और जौ उस समय प्रयोग होता था, वो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले। 15 यहाँ से क्या मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली है, यानी मनुष्य का जो शरीर है उसका मतलब मनुष्य की जो आकृति मिली है, एक प्रकार से पहलवान है उसकी है आकृति है, वो फलुआ पत्थर की है, ठीक है। 6 अन्नागार मिले हैं, एक बैलगाड़ी, तांबे का इक्का यहाँ से मिला है, और ठीक है सर्वाधिक अभिलेखीय मुद्राएं यहाँ से मिली हैं, मोहरें यहाँ से मिली हैं, और वर्गाकार मोहरें हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको त्रिकोण मिलेगा, कहीं आपको वर्गाकार मिलेगा। ये मोहरें कौन सी मिली हैं, यहाँ से वर्गाकार, सॉरी ध्यान रखना, यहाँ जो मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से वर्गाकार मोहरें मिली हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट चीज़ जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। और ये वाला क्षेत्र कहाँ पर था आपका, सिंधु नदी वाले क्षेत्र में था, सिंध प्रांत में था। वो आपका हड़प्पा वाला कहाँ पर मिलेगा, आपको हड़प्पा वाला स्थल कहाँ पर मिलता है, पंजाब प्रांत में मिलता है, ठीक है। सिंधु का बाग कहा जाता है किसको, मोहनजोदड़ो को। नखलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। स्तूप टीला या मृतकों का टीला एवं नगर टीला भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। सिंधु नदी के तट पर यह था, और राखलदास बनर्जी ने, जो राखलदास बनर्जी थे उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, ध्यान रखना किसने, राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट है पाकिस्तान प्रांत का लरकाना क्षेत्र में ये है, ठीक है, वो आपका सिंध प्रांत का मोंटगोमरी क्षेत्र में था, ये लरकाना में है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं उनकी देख लीजिए। विशाल सभा भवन जिसमें पुरोहित वर्ग के रहने के लिए तथा बच्चों के पढ़ाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। घरों में कुआं एवं स्नागार, प्रत्येक घर में 3 से 4 कमरे, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। तो इससे प्रमाण क्या लगता है कि 2 मंजिल भवन भी यहाँ पर हुआ करते थे। विशाल अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत यहाँ से मिली है पश्चिमी टीले में, ठीक है। कांस्य पैमाने का यानी जो योगी की मूर्ति यहाँ से मिली है, ठीक है। 10 इंच की जो कांस्य मूर्ति नृत्य करते हुए अवस्था में मिली है, यानी नर्तकी की जो मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। 1200 मोहरें वर्गाकार, जो भी सेल खड़ी यानी चूना पत्थर का जिसमें प्रयोग किया जाता था उसकी बनी हुई मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है, किससे, सेल खड़ी की।
याद हो गई है। साथ में सूती कपड़ा जिसमें चाकू रखा गया था, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो सूती कपड़ा का विकास हुआ था तो हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। ठीक है, ये लोग देखो कितने वेल डेवलप थे, सूती कपड़े को जानते थे और तांबे को जानते थे। ठीक है, कपास के साक्ष्य यहाँ से मिले, पक्की सड़क के साक्ष्य मिले हैं। भाई हमारे पक्की सड़क तो अभी भी नहीं बनी है, उस ज़माने में पक्की सड़क हुआ करती थी जो समकोण पर काटती थी। ठीक है, और मात्र देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है, दिल्ली संग्रहालय में अभी भी ये मूर्ति रखी हुई है। तो याद रखना है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आपका जो क्षेत्र है वो है लोथल। लोथल आपका कहाँ, इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में। और ये कहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा यानी लघु मोहनजोदड़ो मुर्दों का नगर, इसको कहा जाता है लोथल। और यहाँ से कितनी प्राचीर मिली है? 2 प्राचीर मिली है, यानी 2 बाउंड्री वॉल यहाँ से मिली है। किस नदी के तट पर था? तो याद कर लीजिए, भोगवा नदी के तट पर ये वाला स्थल था। इसकी खोज की थी SR राव ने। तो ये आपका हिस्ट्री एक समझने वाला सब्जेक्ट भी है और आपको याद करने वाला सब्जेक्ट भी है। सबसे ज़्यादा अगर हमें कहीं लर्न किया जाता है कोई भी चीज़, हमें हर चीज़ रटना पड़ता है यहाँ पर आप चाहे कैसे रटो, डायरेक्ट रटो या फिर ट्रिक के माध्यम से रटो, हिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है। थोड़ा समझ लो, अगर राजाओं की वंशावली आप समझ सकते हैं, बाकी चीज़ें तो हमें रटना पड़ेगी ना। भोगवा याद रटना पड़ेगा, लोथल रटना पड़ेगा, उसके किसने खोज की थी वो रटना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली वो रटना पड़ेगा। उसको रटने का कुछ माध्यम सरल हम बना सकते हैं, जैसे कि आप ट्रिक के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ों को रट सकते हो। ठीक है, गुजरात वाले अहमदाबाद में खंबात की खाड़ी में ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मतलब जो वाला जो क्षेत्र है आपका गुजरात वाला एरिया में है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये याद रख लेना है, खंबात की खाड़ी में है ये वाला क्षेत्र। यहाँ से 20 समाधियाँ मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? आपके लोथल से। जिसमें से जो 3 समाधियाँ मिली हैं ना, वो कैसी हैं? युगल समाधियाँ, यानी ऐसा प्रमाण माना जाता है कि यहाँ पर क्या हो, सती प्रथा के भी प्रमाण मिले हों। जिसे सती प्रथा का जो मैंने बताया ना, साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, और रंगाई कुंड मिला है यहाँ से, आटा पीसने की चक्की यहाँ से मिली है। देखो उस समय पे आटा पीसने की चक्की भी हुआ करती थी। मनके के कारखाने यहाँ पर मिले हैं। वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड मिले हैं, यानी जो हमारे यहाँ चौकोर आप कहते हो ना कि हमारे यहाँ कैसे अग्निकुंड जो होते हैं जिसमें हवन होता है, उस समय जो चौकोर होते हैं इस समय के, या त्रिकोण होते हैं, उस समय वृत्ताकार मिल रहे हैं, वर्गाकार मिल रहे हैं। धान शतरंज के साक्ष्य मिले, यानी ये लोग कितने दिमागदार थे भाई, शतरंज भी खेलते थे। ठीक है, गमिंग मॉडल आपका यहाँ से मिला है। ठीक है, गुरिल्ला चीज पद्धति ये लोग जानते थे। ठीक है, गुरिल्ला नाम का जानवर है वो मिला है। 12 श्रृंगार यहाँ से मिला है। ठीक है, और चालक लोमड़ी का अंकन यहाँ पर मिला है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह यहाँ पर है। हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर है। छोटी बेलनाकार मोहरें भी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से मिलती हैं? और लोथल ही एक ऐसा स्थल था जहाँ पर क्या है? बंदरगाह था, बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह था, ये आपका डॉकयार्ड जिसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चौदड़ो। चौदड़ो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। चौदड़ो, इसकी खोज 1931 में हुई थी। ना तो कोई प्राचीर है ना कोई टीला है, यानी इसका ना तो बाउंड्री वॉल हो रहा है ना कोई टीला है, ये नॉर्मल आपका जो क्षेत्र है चौदड़ो है। ये कहाँ पर मिलेगा? सिंधु नदी के तट पर आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? सिंधु नदी के तट पर, ध्यान रखना है। ठीक है, और गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी और रेस्ट मैके ने। ठीक है, नाम आपको याद करना है, गोपाल मजुमदार और अनरेस्ट मेघे। पाकिस्तान सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में ये क्षेत्र स्थित है। ठीक है, मनके के कारखाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चौदड़ों से प्राप्त होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन यहाँ से प्राप्त होता है, यानी आपका एक जैसे महिलाओं के पास होती है ना उनकी अटैची, जिसमें वो अपना ब्यूटी प्रोडक्ट रखती हैं, तो वही चीज़ वहाँ से सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, बकराकार ईंटें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, ईंटों का पंजों के निशान है। वो पंजों के निशान कैसे हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का ईंट पर अंकन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको ऐसा चीज़ प्राप्त हुई है जहाँ पर वर्गाकार ईंट प्राप्त हुई, जिसमें मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के ईंट पर अंकन है, यानी बिल्ली भाग रही हो, कुत्ता उसका पीछा कर रहा होगा, उस समय ईंटें बन रही होंगी तो उनके निशान, आपको उनके पैरों के निशान उन ईंटों पर उकड़ गए। तो इस तरह से वहाँ से भी इसे ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने में बिल्लियाँ भी हुआ करती थी और कुत्ते भी हुआ करते थे। घड़ियाल एवं मछली, जो घड़ियाल है वो मछली का मुद्रा पर अंकन है। ठीक है, घड़ियाल और मछली का क्या है? मुद्रा पर अंकन है। फिर धौलावीरा, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपका खेल मैदान है उसके बारे में जानकारी भी मिलती है। ठीक है, और इसकी जो खोज हुई थी 1967-68, ये आपके ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति था जगपत जोशी। कौन? जगपत जोशी।
ये वाला स्थान कहाँ पर है? गुजरात में है। और कच्छ की खाड़ी में। हमने लोथल पढ़ा, वो कहाँ पर पड़ा? खंबात की खाड़ी में। तो दोनों में ये डिफरेंस आप लोग देख लेना। जिले वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कच्छ की खाड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्षेत्र चीज़ें मिली हैं, खेल का मैदान, जल निकास प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट की उच्च श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलती है। नहरों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पॉलिश युक्त पाषाण विशाल जलाशय यहाँ पर हैं। और अभी इसको क्या घोषित कर दिया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपका धौलावीरा घोषित हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन चुका है ये प्रश्न आपका। एग्ज़ाम में कभी भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है, मेंस में, प्रीलिम्स में, या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम में। तो जो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए डिटेल वीडियो है और काफ़ी अच्छी है। कोई कॉलेज एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, जैसे कि उनका हिस्ट्री है कॉलेज में, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो प्राप्त हो सके और समय पर आप लोग इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है उसे प्राप्त कर सकें। ठीक है, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ घग्गर नदी के तट पर है। अमलानंद घोष एवं बीके थापर ने, ठीक है, इसकी खोज की थी। राजस्थान के गंगानगर जिले हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्थित है। ये आपका कहाँ पर है? हनुमानगढ़ क्षेत्र में है, जो आपका भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आपका कालीबंगा क्षेत्र लगता है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यानी उस जमाने में जुताई भी आप लोग करते थे। सरसों और चना के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सरसों और चना, और ठीक है, मिश्रित खेती के साक्ष्य मिलते हैं, यानी ये लोग मिश्रित खेती करते थे, यानी पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे, आपकी जायद फसल भी करते थे। तो इस प्रकार मिश्रित खेती करने के साक्ष्य मिलते हैं। एक मिट्टी युक्त यहाँ से चित्र मिला है, यानी मिट्टी युक्त एक बैलगाड़ी के चित्र यहाँ से मिलता है। एक तरफ देवता और मानव, यानी मिट्टी पे जो एक चित्र मिला है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए। तो उसमें क्या है? एक तरफ देवता और मानव और उसके साथ बकरी ले जाते हुए उसका चित्र है। तो ये चित्र कहाँ से मिला है आपको? कालीबंगा से मिला है। कैसा चित्र है? जिसमें एक तरफ देवता का अंकन है, दूसरी तरफ बकरी का अंकन है। ठीक है, 7 अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। नरकंकाल जिसकी खोज मतलब जिसकी जो खोज है उसमें 6 छिद्र, खूब सॉरी, नरकंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी होती है उसमें कितने? 6 छिद्र हैं। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शल्य चिकित्सा का भी वर्णन यहाँ पर हुआ था। ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, मतलब डिज़ाइन वाली ईंटें। नालियों के जो लकड़ियों से ढकी हुआ करती थी उस ज़माने में, नालियाँ मिली हैं। भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि भूकंप प्रभावित क्षेत्र आपका ये हुआ करता था उस ज़माने में, तो भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब आपका बनवाली। ठीक है, बनवाली के बारे में क्या जानकारी पढ़ते हैं। बनवाली 1773 और 74 में बना, सरस्वती नदी के किनारे है, और रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी। ठीक है, किसने? रविंद्र सिंह ने खोज की थी। कहाँ पर है ये? हरियाणा, हिसार जिले में है। यहाँ से क्या मिला है? अच्छे किस्म की जौ, मिट्टी के हल की बनी आकृति, खिलौना, सड़कों पर जो पहिए, बैलगाड़ी के पहियों के निशान और अग्नि वेदिका यहाँ से प्राप्त होती हैं। रोपड़ या रूपनगर है, जिसको रंगपुर भी कहा जाता है। इसकी खोज 1953-55 में हुई थी, और ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। और किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा थे, उन्होंने की थी। और कहाँ पर स्थल है? पंजाब में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहाँ पर है? पंजाब में। स्वतंत्रता के बाद पहला उत्खलित जो स्थल मिला था वो आपका यही था। मानव के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य तांबे के, यानी मानव और कुत्ते को साथ में दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं। और आपके एक और जगह थी ना आपके साथ में, वो जो हम पढ़ा था, वहाँ पर भी साक्ष्य मिले थे। तांबे की कुल्हाड़ी आपकी जो मिली है वो कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है। ठीक है, याद रखना है कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है। कुछ अन्य स्थल भी हैं जिन्हें भी देख लीजिए, जैसे राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और हिसार जिले में ये आती है। ठीक है, और रंगपुर के बारे में देख लीजिए, ये एक रंगपुर है, ये रंगपुर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रंगपुर हरियाणा में है और रंगपुर गुजरात में है। ठीक है, और जो राखी गढ़ी था उसकी खोज की थी 1997 में उमेंद्र नाथ ने खोजा था। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल अगर क्षेत्र है वो कौन है? राखी गढ़ी है। ठीक है, कुनाल नाम का क्षेत्र कहाँ पर है आपका? हरियाणा, फतेहगढ़ में। यहाँ पे सरस्वती नदी के तट के किनारे था कुनाल आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है मिथाथल, हरियाणा में।
मिथाथल कहाँ पर है? हरियाणा भिवानी जिले में है। और डॉक्टर सूरज भान थे, उन्होंने इसकी खोज की थी 1967-68 में। ठीक है, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तांबे के 13 छल्ले और 2 भाले यहाँ से प्राप्त होते हैं, मिथाथल से। तो ये सारे क्षेत्र हैं, इनको नोट डाउन करते हुए चलिए साथ में, और याद करते हुए भी चलना है। ठीक है, बालू हरियाणा में है, कैंथल जिले में है। कहाँ पर है? कैंथल जिले में है। खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरज भान ने। ठीक है, और सीसवाल हरियाणा में है। ठीक है, शीश वाल यानी जिनके शीश लंबे चौड़े इंसान कहाँ से होते हैं? शीश लंबे होते हैं, तो हरियाणा के। मिट्टी के बर्तन हस्त निर्मित यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आलमगीर आपको पता है पूर्वी क्षेत्र है भारत का, हड़प्पा वाला, आपको मैंने मैप दिखाया था वहाँ पर। तो आलमगीर है, यूपी में है, मेरठ जगह पे है। ठीक है, और पूर्वी स्थल देखो यहाँ पर आ रहा है ना। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने। तो आलम का मजा कौन लेता है? यज्ञदत्त शर्मा, यानी यज्ञ करते हैं तो शर्मा जी मजे ले रहे हैं। ठीक है, साक्ष्य क्या है? रोटी बेलने का चका, यानी जो पटा होता है ना जिस पर रोटी बेली जाती है, चकला जिसको बोलते हैं, वो आपका कहाँ से मिला है? आलमगीर से। मृत भांड यहाँ से मिले हैं जिस पर मरी हुई गिलहरी का चित्र है। तो मरी हुई गिलहरी का चित्र कैसे पता चला? वो ऐसी मरणासन स्थिति में पड़ी हुई है, तो इसका अर्थ है कि मरी हुई गिलहरी का जो चित्र है वो कहाँ से मिलता है? आलमगीर से मिलता है। ठीक है, ये स्थल कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे, जो यमुना की क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है, एक है सहारनपुर जरा, यूपी में है। नवीन है जो बड़ा गांव हुलास में है। थोड़ा बता रही हूँ ये क्षेत्र अब भारत में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बागपत आपका सनोली यूपी में है। गुजरात कहाँ पर है आपका? सुतकांगडोर गुजरात, सुतकाकोटदा, सुतकांगडोर हमारा कहाँ पर था? बलूचिस्तान में था। ये कोतड़ा है, सुरकोतड़ा। थोड़ा नाम अजीब है तो पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो सुरकोतड़ा जो स्थान है वो गुजरात में है। रंगपुर स्थल है, मादर नदी के तट पर है। धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, और कच्ची नालियाँ यहाँ पर मिलती हैं। यानी यहाँ पर जो नालियाँ थी उस ज़माने में, अभी भारत में स्वतंत्र भारत में भी कई क्षेत्रों में नालियाँ नहीं बनी हैं, परंतु उस ज़माने के लोग इतने अच्छे थे कि उनके वेल डेवलप सिटी की तरह वो रहते थे। कच्छ की खाड़ी में आपका जगपत जोशी, ठीक है, घोड़े के अस्थिर पंजे यहाँ से मिले हैं। किससे? सुरकोटदा से, कोटड़ा। और बर्तनों के समाधान यहाँ से मिलते हैं। क्या? बर्तनों के समाधान। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जेकी ए बी लोथल के बारे में थोड़ा चार्ट फॉर्म में अपन समझते हैं। और चाहे पूर्वी टीला हो या पश्चिमी टीला, दोनों में अलग अलग प्राचीर, ये ऐसा पूछा जा सकता है। ऐसे हड़प्पा में कौन सा स्थल है जहाँ से पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीलों का अलग अलग प्राचीर है? तो वो लोथल में है। ठीक है, और चहुदड़ो नगर है, वो दुर्गीकृत टीला नहीं है। चौधड़ों में जो नगर बना है वो दुर्गीकृत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है धौलावीरा, यहाँ पर 3 भागों में व्यक्त किया है, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला है वहाँ पर मैदान और खेल के मैदान हैं धौलावीरा में। और लोथल के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? अलग अलग जो दुर्गीकृत जो प्राचीर है, दीवार है, उससे घिरे हुए हैं। चौधड़े में कोई भी दीवार नहीं है, कोई भी दुर्गीकृत टीला नहीं है। दुर्गीकृत यानी यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं बना हुआ है। और कालीबंगा पश्चिमी और पूर्वी टीला अलग अलग जो रक्षा प्राचीर है उससे घिरे हुए हैं। इसका जो स्थल है वो बिल्कुल लोथल की तरह है। ठीक है, कालीबंगा का। कोट दीजी जो स्थल है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। ठीक है, और सिंध नदी के किनारे है। और ठीक है, असदल रहमान जो व्यक्ति था 1935 में, इसने खोज की थी। पत्थर के तीर यहाँ पर मिलते हैं और अलंकृत खंभा यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और आमरी जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। बारहसिंगा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। बारहसिंगा आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो बारहसिंगा वही है। और आमरी सिंध प्रांत में है और यहाँ से साक्ष्य इसका मिलता है। अली मुराद सिंध प्रांत में है और एकमात्र ग्रामीण स्थल है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोला जाता है कि एक नगरीय सभ्यता थी, तो परंतु ये स्थल है अली मुराद, जो कि आपका कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। और ये कैसा है? ग्रामीण स्थल है। अल्लाह दीनो सिंध बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। बलूचिस्तान नौसाल सिंदूर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और बालाकोट में बलूचिस्तान में सीफ उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे? सीफ जो उद्योग था उसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और बोला जाता है घोड़े के अवशेष मिले हैं, परंतु घोड़ों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अवशेष हैं। तो माना जाता है कि घोड़े के प्रयोग ये लोग करते थे या नहीं करते थे, डाउट है अवशेष अगर पूछा जाए तो। परंतु ये अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे, तो बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम अभी तक उनकी लिपि नहीं पढ़ पाए तो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, और सुरकोटदा जो जगह है वहाँ से अवशेष जरूर मिले हैं कच्छ के गुजरात वाले क्षेत्र में। अगर प्रयोग करते हैं तो घोड़े एक ऐसा प्राणी था जिसके
चित्र, इतने सारे जानवरों के चित्र इनकी मोहरों पर मिल सकते हैं, तो घोड़े का भी मिलता, पर ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसा उनका मतलब डीएनए टाइप का मिला है, तो ऐसा बोला जाता है कि घोड़े का से परिचित थे पर प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है। सलोनी बागपत यूपी में क्षेत्र है, 2018 में खोजा गया था और यहाँ से 116 कब्र और रथ प्राप्त हुए थे। कहाँ से? सलोनी जगह से, बागपत हरियाणा में। नदियों के किनारे जो बसी हुई सभ्यता हैं, एक बार देख लीजिए कौन सी नदी के किनारे, थोड़ा ये चार्ट फॉर्म में अलग से ले आए हैं, तो हौच हौच ना हो आपको। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आप लोग सही कर लेना, जैसे सिंधु, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, आलमगीर और अली मुराद और अल्लादीनी और कोटदीजी, सिंधु नदी के किनारे ये सारी स्थल हैं। और रावी के हड़प्पा, चिनाब के मांडा, सतलज के रोपड़, घग्गर में बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल और कालीगंगा। ठीक है। और हिंडन में आलमगीर है, ताप्ती में मालवन है और माधर रंगपुर में है। गोदावरी या प्रवरा जो है उसमें दैमाबाद उसके किनारे स्थित है। दाश्क सुद कांगेडोर नामक स्थान है, वो उसके किनारे स्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने थोड़ा चार्ट में भी देख लिया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कैसी नगर योजना थी, क्या क्या करते थे ये लोग, कैसे मतलब नगर का विकास किया गया था, तो वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी देखना ज़रूरी है। कभी कभी प्रशासनिक व्यवस्था से, उनके धार्मिक वगैरह इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल हमने उसके बारे में ज्ञात तो है, परंतु हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांबा और तिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण का काल अपवाद क्या है? अली मुराद, आपको पता है यूपी में एक जिला है और इसका ये आपका कैसा था? ग्रामीण वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पर अपन ने देखो दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ने की कोशिश की है। दो भागों में विभाजित था, पश्चिमी और पूर्वी टेला। ठीक है। एक ही रक्षा प्राचीर से जो घिरा हुआ था, जो वो आपका क्या था? लोथल और सुरकोट था। ठीक है। एक ही जो एक रक्षा प्राचीर हुआ करता था उससे घिरा होने वाला स्थल लोथल और सुरकोटदा नामक स्थल था। ठीक है। अलग अलग रक्षा प्राचीर से जो घिरा था वो कौन था? कालीबंगा। तो ये फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एक ही से घिरा है तो लोथल है और आपका सुरकोट कोतदा, जिसको कोटड़ा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं कोतड़ा भी लिखा रहता है, तो उस समय आपको जो उस समय ऑप्शन में रहता है उसको टिक करना है। अलग अलग रक्षा प्राचीर से आपका कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों टीलों में कोई प्राचीन नहीं है, तो चहुदड़ो यानी चहू, तुम्हारे पास कोई प्राचीन नहीं है, चहू ले रहे हो तुम, तो मतलब हड़ो और लड़ते रहो, चहू दड़ो मतलब दरदराते रहो, तो पर तुम्हें कोई प्राचीन नहीं दी जाएगी, कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। अलग अलग रक्षा प्राचीर कालीबंगा यानी काले लोगों को भैया प्रोटेक्शन में रखना होता है, तो इसलिए अलग अलग प्राचीर की जरूरत होती है। कोई ये ना समझे कि मैं काले लोगों का वो कर रही हूँ, पर थोड़ा याद करने के लिए हम फनी ट्रिक बना सकते हैं। पश्चिम पूर्वी टीले के मध्य एक और मध्य टीला था, वो आपको कहाँ मिलेगा? धौलावीरा। ठीक है। सड़कों को क्या कहा जाता था भाई? राजपथ कहा जाता था। हमारे दिल्ली में पता है राजपथ पर परेड होती है, तो उससे याद कर लीजिए, सड़कों को क्या कहा जाता था? राजपथ कहा जाता है। अब सड़कों का नियोजन किस प्रकार से होता था देख लीजिए थोड़ा। सड़कों को राजपथ कहा जाता है। 10 मीटर की चौड़ाई होती थी सड़कों की। अन्य नगरों में सड़कों की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 मीटर तक होती थी, मतलब 2.5 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक होती थी अन्य चौड़ाई जो होती थी। गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ठीक है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना होकर गलियों में रहते थे। अपवाद क्या है? लोथल यानी जो घर होते थे, यानी मेन रोड पर, ये रोड है आपकी, ये मेन रोड है, यहाँ पर ना खुल के इधर गलियाँ हैं ना, इनमें इनके रास्ते खुलते थे। मेन रोड जो मुख्य सड़क होती थी उस पर नहीं खुलते थे, गलियों में खुलते थे इनके घर। यानी यहाँ घर है तो इसका घर मेन सड़क पर ना खुल के इधर गलियों में खुलेगा। ठीक है। और पर अपवाद क्या है? लोथल के खुलते थे। ठीक है। पक्की सड़क हुआ करती थी। अपवाद कहाँ से? रंगपुर से आपका क्या है? कच्ची सड़क मिली है, क्योंकि कच्ची नालियाँ रंगपुर से मिली हुई हैं, जो आपकी पानी के गंदा पानी बहाने के लिए होती थी। घर और आंगन कैसा होता था? आंगन कच्ची ईंटों से बना था। अपवाद कालीबंगा पक्की ईंटों का बना था। ठीक है। घरों में खिड़की नहीं, रोशनदान रहते थे। और ठीक है, खिड़की नहीं होती थी परंतु रोशनदान रहते थे। ईंट कैसी थी? आयताकार। इसका रेशियो थोड़ा याद कर लीजिए, 4:2:1। ठीक है। 4:2:1। ठीक है। ये आयताकार होती थी ईंटें, ध्यान कीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलते। इनका सामाजिक पक्ष क्या था, यानी किस तरह का सामाजिक व्यवस्था इनकी थी? तो देखिए समाज कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, खान पान कैसा था, मनोरंजन के साधन क्या थे इनके। ठीक है। तो देखो आपका समाज कैसा था? विशिष्ट वर्ग हुआ करता था, मध्य वर्ग हुआ था और निम्न वर्ग। विशिष्ट वर्ग में कौन होते थे? जो दुर्ग में रहते थे, राजा रजवाड़े, इस प्रकार का वर्ग हुआ था। और मध्य वर्ग में कौन होता था? मध्य वर्ग में जो होता था नगर क्षेत्र, यानी व्यापारी हैं, थोड़ा नाम देख लीजिए,
व्यापारी, किसान, कारीगर, शिक्षक वर्ग, सैनिक, जुलाहा वर्ग, ये आपके कौन होते थे? आपके जो मध्य वर्ग के लोग होते थे। परंतु अंतिम जो निम्न वर्ग था उसमें मजदूर और दास हुआ करते थे। कौन? मजदूर और दास। इस प्रकार से इनका समाज हुआ करता था। स्त्रियों की दशा क्या थी? मात्र प्रधान थी, क्योंकि वहाँ पर जो स्त्रियों की मेढ़ मूर्तियाँ मिली हैं तो उससे माना जाता है कि सर्वाधिक स्त्रियों की मूर्ति मिली, यानी जो सत्ता थी वो महिलाओं के हाथों में थी, मात्र प्रधान थी। ठीक है। खान पान कैसा था? मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह का खान पान करते थे, क्योंकि कृषि का भी साक्ष्य मिलता है तो शाकाहारी भी होंगे, और शिकार का भी साक्ष्य मिलता है तो क्या मिलते हैं? ये लोग मांसाहारी भी थे। मनोरंजन कैसा था? शिकार, मछली पकड़ना, पशु पक्षी लड़ाना, चौपड़ खेलना और ढोल वगैरह से ये लोग अपना जो मनोरंजन करते थे, नृत्य गायन करते थे। ठीक है। यहाँ पर सूती वस्त्र मिले हैं, कढ़ाईधार मिले हैं। जो आपके गरीब होते थे वो मिट्टी और शंख के आभूषण पहनते थे। अमीर होते थे सेल खड़ी, हाथी दांत, मोती पत्थर, इनके क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। अभी भी ये संग्रहालय में रखे हुए हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। 4 प्रजाति के लोग थे: अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट और भूमध्य सागरीय। सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं भूमध्य सागरीय, तभी तो बोला जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, भूमध्य सागर वाले एरिया से आए थे। ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है, अल्पाइन है, मंगोलाइट है, ये सभी इनके बारे में जानकारी अपन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा से साक्ष्य। हड़प्पा से साक्ष्य श्रृंगारदान मैंने आपको बताया मिला। बोतल में काजल, चूड़ियाँ, अंडाकार, चांदी और कांच की यहाँ पर मिली हैं। धार्मिक पक्ष कैसा था? ये लोग मुख्य रूप से 3 देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे और वृषभ पूजा या सांड की पूजा करते थे। और पशु में जो मोहन जोड़े से प्राप्त मोहरों से प्राप्त हुआ है कि ये लोग क्या करते थे? पशु की पूजा भी करते थे। जैसे अन्य जैसे नाग पूजा, जल अग्नि पूजा और पशुपति हाथी बाघ, जो पशुपति नाथ है उनकी मूर्ति मिली है यहाँ से, तो उसमें हाथी, बाघ, हिरण, भैंस और वृषभ है, उसका अंकन है। और अनरेस्ट मैके ने इसे खोजा है, नामकरण जॉन मार्शल ने किया है। ठीक है। आर्थिक पक्ष कैसा था? कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार, मृत भांड, ये कैसे थे यहाँ पर? तो ये सब चीज़ें आर्थिक पक्ष है, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था इनकी हुआ करती थी वो सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है। आप लोग अच्छे से इनको कवर करते चलिए, ताकि आप लोग जब भी एग्ज़ाम दोगे तो कोई भी आपको परेशानी नहीं रहेगी। कृषि क्या है? कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास जो जड़ोर मृदा में विकसित हुआ करती थी, इसलिए ये लोग कृषि भी, जैसे हमें देखा, गेहूँ, जौ की किस्में, कपास की किस्में यहाँ पर मिली हैं, तो ये लोग कृषि भी करते थे। फसल जो है नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल में रबी की फसल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। कब? नवंबर दिसंबर में बोई जाती थी, मार्च अप्रैल में काट ली जाती थी। मुख्यतः 9 फसलें प्रचलित थी। थोड़ा देखो, गेहूँ की 3 किस्में हैं, जौ की 2 किस्में हैं, फिर कपास है, तरबूज है, खरबूज है, सरसों है, राई है, तिल है और खजूर है। इनका वर्णन है वो मिलता है। अन्य प्रश्न जो होती थी चावल, धान की भूसी, ज्वार, कोदी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो थोड़ा नाम याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसे प्रश्न ऑप्शन सेट कर देते हैं जो आपके इनमें से तो होंगे परंतु एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, तो इसलिए इनकी फसलों के जो किस्म हैं उनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख कर ही जाइए। ठीक है। पशुपालन कैसे मिलता है? 4 क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता था: कृषि कार्य के लिए, परिवहन और व्यापार के लिए, भोजन के लिए और विपणन के लिए। ठीक है। मार्केटिंग करने के लिए, बाजार जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? पशुओं का। पशुओं में जो प्रयोग करते थे गाय, ऊंट और घोड़ा। ऐसा, पर शेर के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते। किसके? शेर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये इनका साक्ष्य नहीं मिलते हैं। परंतु हमने देखा ना, मोहन जो आपका घोड़े हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए, तो ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है। पर शेर के कोई साक्ष्य इस समय नहीं मिले हैं। और जानकारी गाय, भैंस, बिल्ली, हाथी, बकरी आदि की यहाँ से मिलती है। सबसे प्रमुख जो पशु था बैल था, क्योंकि इसका अंकन सबसे ज़्यादा उनकी मुद्राएं हैं उन पर पाया गया है, इसलिए माना जाता है कि सबसे फेमस पशु ही यही था। ठीक है। शिल्प उद्योग में आपका कपड़ा उद्योग आ गया। कैसे? ऊनी और सूती कपड़े, कढ़ाईदार सीधा कपड़ा होता था, सादा कपड़ा जिस पर कढ़ाई की जाती थी। ठीक है। मृत भांड, चाक निर्मित और हस्त निर्मित। चाक यानी लाल रंग और काले रंग का इनका प्रयोग किया जाता था। शीशवाल जो हस्त निर्मित होते थे। ठीक है। सीप उद्योग था, यानी नाप बनाई जाती थी। ठीक है। व्यापार वाणिज्य कैसे? आंतरिक व्यापार होता था और बाह्य व्यापार, यानी जो अन्य देश थे, जैसे आपने सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मूवी है वो देखी होगी, तो कुछ व्यापार किस तरह का करते थे वो आपको वहाँ पर नजर आया होगा। कश्मीर, मैसूर, काठियावाड़
में आंतरिक व्यापार करते थे। जो बाह्य व्यापार यानी देश से बाहर जाते थे, सुमेरियन, मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यता में या फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान तक ही अपना व्यापार करते थे। ठीक है। आयात की वस्तुएं जो क्या क्या ये लोग बाहर से खरीदते थे, अर्ध कीमती पत्थर जैसे बलूचिस्तान से खरीद लिया इन्होंने, सोना खरीद लिया, मैसूर की खान से आ जाता, तांबा खेतड़ी से ये लोग प्राप्त कर लेते थे। तो इस प्रकार की आंतरिक व्यापार से वस्तुओं का प्राप्त करते थे। ठीक है। लार्ज बर्थ मड़ियाँ आपकी कहाँ से प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। शीशा आपका जो प्राप्त करते थे फिरोजाबाद और ईरान से, इंपॉर्टेंट है कहाँ, फिरोजाबाद और ईरान, शीशा। निर्यातित वस्तुओं में क्या होती थी, सीप उद्योग की सामग्री होती थी, ध्यान रखना है सीप उद्योग की। और हाथी दांत का पैमाना यहाँ 16 के गुणज में होता था। मनके जो साक्ष्य हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं, मनके बनाने के साक्ष्य। ठीक है। लोथल में भी हैं और चहूदड़ों में भी। ठीक है, ध्यान रखना है। मोहरें आपकी होती थी। ठीक है। जो लोथल आपका मोहनजोदड़ो यहाँ से वर्गाकार सील खड़ी पत्थर से निर्मित मोहरें हुआ करती थी। और हड़प्पा में जो मोहरें होती थी वो अब लिखी, इन पे कुछ ना कुछ लिखा होता था। लिपि एवं चित्र का अंकन हुआ करता था। कहीं आकार जिनके वर्गाकार, आयताकार, सर्वाधिक जो मोहरें मिली हैं वो किस प्रकार की हुआ करती थी, वर्गाकार हुआ करती थी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के। परंतु क्या है इंपॉर्टेंट, बेलनाकार मोहरें नहीं मिली हैं क्योंकि ये सुमेरियन एवं मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का साक्ष्य होता था, मुख्य नहीं है। ठीक है। बेलनाकार मोहरें कहाँ से, भारत में इनका प्रयोग नहीं किया जाता था, बाकी सभी मोहरें हैं वो भारत में पाई गई हैं। ठीक है। लिपि कैसा है, भाव चित्रात्मक, जैसे कि किसी इंसान का चित्र, इंसान का नहीं, मैंने जानवरों का चित्र बना है, कोई क्रॉस कर चित्र बना है, तो इस तरह का चित्र लिपि है भाव चित्रात्मक, जिसमें मतलब आप पढ़ ही नहीं सकते कि लिपि कह रही है, क्योंकि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो कह सकते हैं हम कि पढ़ ही नहीं सकते। अब आगे जाके कोई अगर एआई ऐसा टूल डेवलप कर ले जिससे पढ़ा जा सकता हो, क्योंकि उस लिपि को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया जो आपकी हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। ठीक है। सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो चार्ल्स मेसन ने दी थी 1853 में, और मूल चिन्ह 64 हैं आपके लिपि पर। चित्राकार 300 से 400 चित्र इस पर अंकन है। सर्वाधिक प्रयोग जिस चित्र का है वो यू आकार के अक्षर का है और मछली का अंकन है। ठीक है। लिखावट गोमूत्रिका यानी बूस्टोफ्यूजन में कहा गया है। ठीक है। जो लिपि होती थी कौन सी है, गोमूत्रिका या बूस्टोफ्यूजन लिपि हुआ करती थी। लिपि में कैसे, एक पंक्ति में दाएं से बाएं, ठीक है, और मतलब राइट टू लेफ्ट, ऐसे दाएं से बाएं। एक आपकी होती थी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। अधिक पंक्ति जो मिलती थी उसको जो लिपि का प्रकार हुआ करता था। अब ये आपकी सभ्यता है, पतन क्यों, यानी इतनी बड़ी सभ्यता थी, वेल डेवलप्ड सिटी थी, फिर इसका ऐसा क्या हुआ कि इसका पतन हो गया, क्या कारण रहा था कि जिसके कारण ये सभ्यता हमारी है उसका पतन हो गया। तो कुछ बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आपका जो आकस्मिक पतन का कारण था, कृत्रिम पतन का कारण था। आकस्मिक पतन के कारण में जो चीज़ें हैं उनको पहले देख लेते हैं। फिर कृतन के आर्यों का आक्रमण, कई लोग बोलते हैं कि आर्य थे, उन्होंने आक्रमण किया था, इसके कारण इन क्षेत्रों का क्या हुआ था, पतन हुआ था आर्यों के आक्रमण के कारण। ठीक है। साक्ष्य कैसे मिले, मोहनजोदड़ो में 26 नरकंकाल मिले हैं जिन पर तेज धारदार अस्त्रों का घाव है। तो ऐसा बोला जाता है आर्यों ने आक्रमण किया था इसलिए ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। ये किसने कहा था, मार्टियन व्हीलर ने कहा था। बाढ़ से पतन, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सभ्यता कैसे समाप्त हुई थी, बाढ़ के कारण समाप्त हुई थी। ठीक है। जिन नदियों के किनारे यह सभ्यता बसी थी उन्हीं को बार बार बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ कहते हैं जल प्लावन, यानी जल भर जाने के कारण ये आपका क्या हो गया। M.R. साहनी हड़प्पा की सभ्यता को महत्वपूर्ण कारक माना। इन्होंने क्या किया था, जल प्लावन के कारण क्या हुआ था, सभ्यता यह है, यानी मोहनजोदड़ो से जल के रुके हुए साक्ष्य हैं। जैसे कि आपको पता है ना, डैम आ गया, जल रोक लिया आपने और उसका पानी अचानक आपके शहर में आ गया, तो ऐसी सभ्यता का नाश जो नष्ट है वो हो गई। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। और प्रूफ आपका अगर एक माना जाए तो सबसे ज़्यादा माना जाता है बाढ़ के कारण ये सभ्यता है वो समाप्त हुई थी। अब कुछ कृत्रिम कारण हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यानी किस तरह के परिवर्तन, कि वहाँ पर सूखा पड़ गया हो, महामारी आ गई हो, ये आपके क्या हो गए, जलवायु परिवर्तन। प्रारंभ में सिंधु प्रदेश हरे भरे मैदानों में सघन वन और नदियों के जो स्थल थे वहाँ पर ये बसे हुए थे, परिपूर्ण थे वहाँ पर। और जो इस तरह की व्यवस्था इनकी थी कि वो लोग सारी अपनी जो आजीविका का साधन है यहाँ पर प्राप्त कर सकते थे। परंतु ऐसा परिवर्तन आया, यानी इस तरह की जो जलवायु परिवर्तन के कारण यानी महामारी जैसी आई, जिसके कारण ये सब, क्योंकि यहाँ पर एक प्रमाण तो नहीं मिला है पर ऐसा बोला है कि एक ही तरह की जो बीमारी थी इससे ये लोग मरे हैं, हरियाली कम हो गई, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर परिवर्तन हुआ। कुछ बोलते हैं भूकंप के साक्ष्य के कारण, यानी भूकंप के कारण ये आपका क्या है, सभ्यता समाप्त हो गई।
तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो ये बता सकता है कि किस तरह से ये आपकी समाप्त हुई। सब मिला-जुला कारण ही है जिसके कारण हम बोल सकते हैं सभ्यता समाप्त हुई। 1800 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था, ठीक है? और सड़कें चौड़ी थी, तंग गलियों में तब्दील हो गई थी। पहले चौड़ी थी, फिर तंग गलियों में पतली हो गई थी। नियोजन घरों का ह्रास हो गया था और पक्की ईंटों के स्थान पर अब ये लोग क्या है, पुरानी ईंटों का प्रयोग करने लगे थे, कच्ची ईंटों के प्रयोग करने लगे थे। जैसे कुछ विद्वानों ने बताया है, थोड़ा आप लोग चार्ट में, आर्यों का आक्रमण किसने कहा? मार्टिनर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने। यानी ये जो सभ्यता है वो समाप्त हुई थी आर्यों के आक्रमण के कारण, ठीक है? बाढ़ के कारण जो बोलता है जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके बोलते हैं कि बाढ़ आई थी, इसके कारण आपकी जो सभ्यता है वो समाप्त हुई। मलेरिया, मलेरिया कौन बोल रहा है? आपका KUR, कैनेडी। कैनेडी व्यक्ति है, ये बोलता है कि मलेरिया फैला था क्योंकि नदियों के किनारे रहते थे। नदियों के किनारे क्या पनपते थे? मच्छर पनपते थे। और मच्छर पनपने के कारण उस समय कोई ऐसी मेडिसिन की व्यवस्था तो थी नहीं कि ये लोग बचे जा सके। उस वक्त महामारी आ गई थी एक तरह की, तो ये लोग आपके समाप्त हो गए। यानी पलायन भी कर सकते हैं, मर गए किसी भी तरीके से। कोरोना महामारी है, अभी तो हमारे पास यानी क्या थी, जो वैक्सीन बना ली थी और हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था थी कि हम सब लोगों से संचार कर सकें और डिजिटल माध्यम था जिसमें सभी लोगों को बता दिया गया आप लोग अपने घरों के अंदर रहिए, इस तरह का वायरस है वो फैल रहा है। अगर ये व्यवस्था उस समय नहीं थी ना कि टेक्नोलॉजी हो कि वो लोग बता सके अपनी जो जनता है, आवाम है, उससे कनेक्शन प्राप्त कर सके, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस तरह की व्यवस्थाओं के कारण जो ये सभ्यता है महामारी का शिकार हो गई थी, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है? जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष बोलते हैं, RN स्टाइल बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ गया, जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पर सूखा पड़ गया, ठीक है? और इसके कारण ये सभ्यता, परंतु ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो नहीं हो सकता जलवायु परिवर्तन। फिर भी सभी का मिला जुला रूप क्या है, इस सभ्यता को नष्ट करने के लिए विवर्तन की हलचल हुआ। यानी धरती में जो आपके बोल सकते हैं भूकंप आ गया हो और बाढ़ यानी चट्टानें हिल गई हों, इस तरह की व्यवस्था घटना के कारण आपकी सभ्यता नष्ट हुई हो। जॉर्ज डेल्स बोलते हैं, जॉर्ज डेल्स नाम याद कर लेना। नदी मार्ग में परिवर्तन, यानी इनका जो नदी का मार्ग था उसमें जैसे अपन कहा जाता है नदी मार्ग परिवर्तन भी माना जा सकता है। जो अपनी कोशी नदी है बिहार की, उसे मतलब बिहार का शोक कहा जाता है। वो जब चाहे अपनी नदी का जो कोर है, स्थान है जहाँ से वो निकलती है, उसको परिवर्तन कर लेती है। तो जैसे कि दामोदर, ऐसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ये नदियाँ बहुत फेमस हैं और इसी प्रकार यहाँ पर भी इस प्रकार की नदियाँ रही होंगी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए जानी जाती होंगी। और इनके परिवर्तन के कारण कई सारे गांव, जो गांव तो नहीं बोलेंगे, शहर जैसी व्यवस्था थी, इनमें एक नगरीय नियोजन जैसी व्यवस्था थी, ये आपके नष्ट हो गए। इसके बारे में कौन बताता है? नगरीय मार्ग में परिवर्तन होना अमलानंद घोष बताते हैं। तो जितना पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। एक आपका प्राचीन भारत में जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या है, प्रागैतिहासिक काल है, आधि ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, आधुनिक काल है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। और आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लिया। कल वैदिक सभ्यता, परसों गुप्ता और सॉरी मौर्य में हम छोटे छोटे वंशों को भी ले लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पूरी अपन जो है पूरा 1 मंथ में पूरी कोशिश करेंगे अपन इसको कंप्लीट करने की हिस्ट्री की। तो आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हिस्ट्री के जो लेक्चर हैं वो यूट्यूब पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। अपना अच्छे से ध्यान रखिए और पूरा वीडियो देखिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपका पढ़ते समय ही नोट्स बन जाए। और जो अभी 12 पास आउट हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि MPPSC, UPPCS, BPSC और आपकी RJPSC और CGPSC की तैयारी, जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। और UPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हिस्ट्री हमारी चाहे MP के लिए पढ़ो, चाहे UP के लिए पढ़ो, चाहे आपका बिहार के लिए पढ़ो, राजस्थान के लिए पढ़ो, छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ो, हरियाणा के लिए पढ़ो, बदल तो नहीं जाएगी, सेम रहेगी। आप एक बार एक तैयारी कर लीजिए ना, फिर किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो आप दीजिए, आपके बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अच्छे से पढ़िए, अभी आप नई एज में आए हुए हो पढ़ने के लिए, 12 पास आउट हो तो आपने सोच लिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना है, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।